कीटाणुमैन इस नए समय की दुनिया में बढ़ी हुई गंदगी के कारण खुद को बहुत ताकतवर महसूस कर रहा था, और था भी, क्योंकि इस नए समय की दुनिया में हर जगह पे फैले कचरे और गंदगी के ढेर उसकी ताकत का बहुत बड़ा स्रोत थे। कीटाणुमैन ने अभी तक किसी की जान नहीं ली थी। उस सड़क पे सब उसके कीटाणु की रस्सी से मानो बंधे हुए थे। कीटाणुमैन अब सड़क से हवा में उठना शुरू हो चुका था, अपनी बढ़ती ताकत के नशे में, और बंधे हुए लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी। कीटाणुमैन हवा में और ऊपर जा रहा था तो बंधे हुए लोग भी हवा में होने लगे थे, और उनके गले में कीटाणुओं की रस्सी, उनके गले में फांसी की रस्सी बनी हुई थी। अब एक बुजुर्ग रस्सी के कारण अपनी आखिरी सांसों पे था कि तभी चकरियां आकर रस्सी को बीच में से काट देती हैं। वह बुजुर्ग नीचे गिरने लगता है तो सुपर लेडी उन्हें हवा में संभालते हुए सड़क के एक किनारे पे दूसरे लोगों के बीच पहुंचा देती है। फिर वो बाकी बंधे हुए लोगों को एक एक कर सुरक्षित नीचे उतारती है। कीटाणुमैन ये सब देख रहा होता है, और उसकी आंखों में उसकी बड़ी ताकत का नशा और चेहरे पे मुस्कुराहट उसे और खतरनाक बना रहे होते हैं। कीटाणुमैन फिर थोड़ा और हवा में ऊपर जाता है, और सुपर लेडी लोगों की मदद करने के बाद जैसे ही उसकी तरफ बढ़ती है, उसकी कीटाणुओं से बनी रस्सियाँ उसकी तरफ बढ़ने लगती हैं। सुपर लेडी रस्सियों को काटते हुए उसके सामने पहुंच जाती है, और कीटाणुमैन बोलता है कि लौट जाओ, फिर मौका नहीं मिलेगा। सुपर लेडी बोलती है कि यह सुना सुना सा लगता है, और अगले ही पल में कीटाणुमैन हवा में पीछे की तरफ खिसकता दिखाई देता है। सुपर लेडी सामने आके संजीदगी के साथ बोलती है कि लौट जाओ, फिर मौका नहीं मिलेगा, और हंसने लगती है। कीटाणुमैन उसके सामने फिर मुस्कुरा रहा होता है। सुपर लेडी फिर उसे पंच मारने के लिए तेजी से आगे बढ़ती है, पर इस बार वो उसको गले से पकड़ लेता है और उसके कान की तरफ बढ़ता हुआ ज़ोर से बोलता है कि लौट जाओ, फिर मौका नहीं मिलेगा। सुपर लेडी के होश उड़ जाते हैं उसकी ऊंची आवाज़ सुन के, और कीटाणुमैन उसे नीचे की तरफ ज़ोर से फेंकता है। सड़क पे उसके गिरने के कारण एक भूकंप जैसा झटका महसूस होता है। फिर सुपर लेडी खुद को संभालने के बाद उसकी आंखों में आंखें मिलाती हुई दोबारा उसकी तरफ बढ़ती है, पर कीटाणुमैन अपने आगे एक रस्सियों की दीवार बना लेता है, और उन्हीं रस्सियों में से वो एक से उसे बांध लेता है और हवा में तैराने लगता है। सुपर लेडी उस रस्सी से छूटने की कोशिश में अपनी सारी ताकत लगा रही होती है, पर छूट नहीं पा रही होती। जोर लगाते हुए आंखें बंद करती है तो आवाज़ आती है कि अरे चक्रियों से काट दो ना। साहिल और आस्था गाड़ी से वहां की तरफ आ रहे होते हैं, मगर आस्था उस जगह का हिस्सा बन चुकी होती है। सुपर लेडी चक्रियों को घुमाते हुए सभी रस्सियों को तोड़ती है और आज़ाद होते ही फिर एक हमला करती है। इस बार के हमले में वो पंच के साथ चक्रियों का भी इस्तेमाल करती है, जिससे कीटाणुमैन दूर जाते हुए उसके कीटाणुओं को भी खोता हुआ दिखाई देता है। पलकें झपकते हुए सुपर लेडी ये हुई ना बात सुनती है और दूसरा हमला करने के लिए कीटाणुमैन की तरफ बढ़ती है। कीटाणुमैन उसके हमले से पहले उस पर हमला करता है, और वो एक गाड़ी के साथ जाकर टकराती है। गाड़ी में फैमिली होती है, और गाड़ी सुपर लेडी के कारण चिपक जाती है, और ड्राइवर सीट पे बैठी महिला दब जाती है। सुपर लेडी गाड़ी को ठीक करने में लग जाती है, और जैसे ही पीछे देखती है तो कीटाणुमैन कीटाणुओं की रस्सियों से फिर लोगों को बांध चुका होता है, और एक रस्सी आकर उसके भी पैरों को बांध देती है। बंधी रस्सी के साथ ही वो फिर हमला कर देती है, और कीटाणुमैन लोगों के साथ घसीटते हुए हवा में पीछे की तरफ जाता है। गाड़ी में आस्था साहिल से बोलती है कि यह लड़की बिल्कुल पागल हो चुकी है, आप गाड़ी और तेज़ चलाइए, नहीं तो यही लोगों को मारने लग जाएगी। सुपर लेडी के बार बार हमला करने पे आसपास के लोग भी डरने लगते हैं और चुप हो जाते हैं, उसका नाम लेते हैं जो। वो आंखें बंद करती है तो उसे आवाज़ आती है कि चली जाओ वहाँ से, पर सुपर लेडी कीटाणुमैन पे एक और ज़ोरदार हमला करती है। नीचे सड़क पे कुछ लोगों के शरीर से खून सड़क पे लगता हुआ और टपकता हुआ दिखाई देता है। कीटाणुमैन गुस्से में खुद को संभालता है, और सुपर लेडी को वहाँ पे ना पाकर बंधे हुए लोगों को उछाल के एक साथ नीचे फेंकता है। आस्था और साहिल पहुँच चुके होते हैं।
आस्था बोलती है कि अब गिरते हुए लोगों को बचाएगा कौन। आंखें बंद कर लेती है और बोलती है कि सुपर लेडी वापस आओ, बचाओ सबको। कल्पना की तरफ से आवाज़ आती है कि वो अपनी नई मालकिन को बचाए या उन लोगों को। ये सुनकर आस्था सहमते हुए चुप हो जाती है। साहिल पूछता है कि वो आ रही है ना। कल्पना कुछ नहीं बोलती। तभी हवा में से सभी लोग एक के बाद एक सड़क पे आराम से उतरने लगते हैं और कुछ डरे हुए लोगों को शक्तिमान संभालते हुए नीचे उतारता है। शक्तिमान को देखकर लोगों के चेहरे पर कोई खुशी दिखाई नहीं देती, बस दिखती है तो सबकी आंखों में एक चमक उम्मीद की। साहिल उसे देख के झूम रहा होता है तो आस्था के मुंह से निकलता है कि रखवाला आ गया। कीटाणुमैन शक्तिमान को देखकर गुस्से से पागल होने लगता है और कई रस्सियां उसकी तरफ फेंकता है। शक्तिमान सभी रस्सियों की गांठ बना देता है और उसकी तरफ फेंक देता है। कीटाणुमैन रस्सियों को अलग करने में लगता है तो शक्तिमान उसे एक पंच मारता है। वो नीचे सड़क पे घसीटते हुए एक गाड़ी से टकराता है। शक्तिमान सामने आकर बोलता है कि लौट जाओ वहीं जहाँ से तुम आए हो। गाड़ी के टकराव के कारण गाड़ी का ढक्कन खुलता है और कीटाणुमैन पे कुछ कचरा आकर गिरता है। कीटाणुमैन उसे अपने शरीर में मिलाते हुए बोलता है कि नहीं शक्तिमान, अभी तो मुलाकात शुरू भी नहीं हुई। दोनों के बीच फिर सड़क पे ही फाइट शुरू हो जाती है। शक्तिमान उसके हमलों का जवाब देते हुए इस बात का ख्याल रख रहा होता है कि आम लोगों को परेशानी ना आए, जबकि कीटाणुमैन शक्तिमान को उसी जगह पे पटक रहा होता है जहाँ लोगों की गिनती ज़्यादा हो। कीटाणुमैन का फिर एक पंच शक्तिमान को लगता है और वो साहिल के तरफ जाकर गिरता है। आस्था बोलती है कि उसकी ताकत गंदगी से है, तुम उसे किसी साफ जगह पे ले जाओ। शक्तिमान साफ जगह ढूंढने लगता है। शहर के बाद वो देश और पूरी धरती को देखता है। सिर्फ बर्फ ही उसे सही जगह मिलती है, पर वहां जाने से पानी के स्तर असंतुलित हो जाएगा। फिर वो धरती से बाहर ब्रह्मांड में जाने की सोचता है तो उसे इंसानों की तरफ से भेजे उपकरण और उनका कचरा दिखाई देता है। इतने में कीटाणुमैन एक कीटाणुओं वाली गेंद उसकी तरफ मारता है जो उसे वापस फाइट में ले आती है। शक्तिमान उसे फिर सड़क पे घसीटते हुए हवा में से एक साफ पानी वाली जगह पे ले जाता है और उसमें फेंक देता है और जल्दी से उस पानी को बर्फ में बदल देता है। बर्फ को अपनी शक्ति से हवा के बीच में ले आता है और गहराई से उसके बीच देखता है जहाँ बीच में कीटाणुमैन की ताकत कम होते हुए दिखाई देती है। उधर सुपर लेडी देवी जी को शैतानी परछाई से बचा चुकी होती है और उस शैतानी शरीर को भी अपने साथ अस्पताल के खाली कमरे में छुपा चुकी होती है। नवोत्तम, आस्था और साहिल अस्पताल पहुंचते हैं और वहां सब कुछ ठीक होता है तो सभी वापस ऑफिस जाते हैं और हुई तबाही को हल्का सा याद करते हैं और धन्यवाद करती है देवी जी शक्तिमान का, जिसकी वजह से लोगों का नुकसान भी कम हुआ और वो दरिंदा भी चला गया। कल्पना बोलती है कि थोड़ा धन्यवाद उस सुपर लेडी को भी करना बनता है तो ऑफिस का प्यून भी बोलता है कि मैडम जी, उसका कैसा धन्यवाद, उसकी वजह से लोगों की जान जाते जाते बची है। दरिंदे से ज़्यादा खतरनाक तो वो लग रही थी फाइट में। देवी जी बोलती हैं कि उसका भी धन्यवाद, और ये करने में ऐसा लग रहा है जैसे कोई ज़बरदस्ती करवा रहा हो, क्योंकि उस सुपर लेडी को लोगों की कोई फिक्र ही नहीं थी। लोग मरे तो मरे, उसे तो बस उस दरिंदे को रोकना था। वो चाहती तो लोगों के बीच अपना नाम आखिरी पल तक बनाए रख सकती थी, मगर उसने लोगों के साथ दरिंदे को धकेलकर अपनी लोगों के प्रति गैर जिम्मेदारी साबित कर दी। कल्पना का गुस्सैल और अशांत मन ये सुनकर शांत हो गया था। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वो वहाँ से जाने लगी। आस्था उसके पीछे गई और देवी जी फिर बोलने लगी कि पता नहीं शक्तिमान को आने में इतना समय क्यों लगा। क्या आप में से किसी ने इस बारे में सोचना शुरू किया भी है या नहीं? साहिल नवोत्तम का हाथ टेबल के नीचे से कसते हुए बोलता है कि देवी जी, वो भी तो एक इंसान ही है ना, और इंसान को समय लग जाता है कभी कभी समझने में और वो बनने में जिसकी उम्मीद दूसरे उससे करते हों। वो दूसरों का गुलाम तो नहीं है ना। और साहिल के हाथ पे एक आंसू गिरता है। देवी जी बोलती है कि बात में दम तो है, किसी से अगर हम ही उम्मीदें ज़्यादा लगाने लगे तो दोष दूसरे पे तो नहीं लगा सकते। नवोत्तम भी वहाँ से उठकर वॉशरूम की तरफ जाने लगता है और प्यून बोलता है कि इन्हें क्या हुआ।
तो साहिल हंसते हुए बोलता है कि उसमें भी कभी कभी मोबिलेनिया के लक्षण दिखने लगते हैं और सभी हंसने लगते हैं। स्टूडेंट अस्पताल जाने के बाद उस सफाई कर्मचारी के घर पहुंच चुका होता है और बाहर से ही उसकी बच्ची को स्कूल की ड्रेस में उस बोतल से खेलते हुए देख लेता है। कर्मचारी पूछता है कि वो कौन है और क्या लेने आया है, तो वो स्टूडेंट जवाब देता है कि वो एक साइंटिस्ट के साथ काम करता है और फैक्ट्री के पास हुए हादसों की छानबीन में काम कर रहा है। उसे एक पानी जैसे दिखने वाले खतरनाक केमिकल के सैंपल मिले हैं फैक्ट्री के पास से। उसी के जैसे दिखने वाले पानी को वो अस्पताल की लैब में ना देने की बजाय शायद अपने घर में ले आया है और उस खतरनाक केमिकल से शायद उसकी प्यारी बच्ची खेल रही है, अनजाने में अपनी जान को जोखिम में डाले हुए। और अपने मुड़े चेहरे को दोबारा सही करते हुए बोलता है कि अगर वो उस बोतल को उसे दे दे तो उसके परिवार के लिए अच्छा है, क्योंकि उस पानी के असर को कम करने का नुस्खा अभी तक मेडिकल साइंस के पास भी नहीं है। यह सुनते ही सहमा हुआ कर्मचारी तेजी से अंदर जाता है और बच्ची के हाथ से वो बोतल छीन के डरते हुए स्टूडेंट को दे देता है। स्टूडेंट पूछता है कि क्या इतना ही एसिड है या और भी किसी के पास है, तो कर्मचारी उसे उस नर्स के बारे में बताता है जो कि वहीं उस कमरे के मरीज की देखभाल कर रही थी। उसका नाम और पता लेके स्टूडेंट गाड़ी में बैठता है और शीशे बंद करके बोतल में उस पानी को उछलते हुए देखता है और चेहरे पे चिंता के साथ गाड़ी स्टार्ट करता है। साइंटिस्ट अपने गैजेट्स को हवा में छोड़ चुका होता है और किसी केमिकल रिएक्शन के बिना पैदा हो रही ऊर्जा को ढूंढने में लगा होता है। उसे एक जगह मिल जाती है अपने एक गैजेट की रीडिंग से और वो उस गैजेट को उस ऊर्जा के करीब ले जाने लगता है। कुत्तों के एक झुंड में से वो ऊर्जा आ रही होती है। वो फिर कीटाणु मैन को बुलाने के लिए दी गई घड़ी को पहली बार इस्तेमाल करता है, पर कीटाणु मैन वहाँ नहीं आता। वो कुछ देर इंतज़ार करने के बाद टीवी पे चल रही खबरों पे गौर करता है और जिस तरफ शक्तिमान उसे ले जा रहा होता है उस दिशा के एरिया को ट्रेस करने लगता है। वो कीटाणु मैन की जगह को ढूंढ लेता है और बोलता है कि यह भी किसी काम का नहीं है मेरे। कल्पना और आस्था अस्पताल के खाली कमरे में होते हैं। कल्पना कपड़ों को हटाते हुए एक शरीर को बाहर निकालती है और घसीटते हुए आस्था के सामने करती है और बोलती है कि यही था जिसने देवी जी पे हमला किया था। आस्था उसको छूती है और उसे उस शरीर में कुछ अलग सी शक्ति महसूस होती है। वो बोलती है कि ये इंसान नहीं है। कल्पना उसकी तरफ हैरानी से देखती है और वो आंखें बंद करके नवोत्तम को वहाँ आने के लिए बोलती है। नवोत्तम साहिल के सामने गुमसुम सा अपने कैमरे और टेप्स को बार बार साफ कर रहा होता है। साहिल से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा होता तो वो बोलता है कि नवोत्तम जी, ध्यान से साफ कीजिएगा, कहीं रिकॉर्डिंग से पहले ही टेप में कुछ रिकॉर्ड ना हो जाए। नवोत्तम सोच में से बाहर आता है और बोलता है कि क्या सच में उसे लगता है कि शक्तियाँ देने वाले ने उसे किसी खास वजह से या कुछ खास उसके अंदर देख के उसे चुना होगा। तो साहिल चुटकी बजाते हुए फ़ोन जेब से निकालता है और कान पे लगा लेता है और नवोत्तम से बोलता है कि घंटी जा रही है और नमस्कार शक्तियों के पुराने मालिक जी, आपने सच में मेरे भोंदू दोस्त में कुछ देखा या ऐसे ही अपनी शक्तियों का त्याग कर गए। नवोत्तम इस की गई हंसी से थोड़ा शर्मिंदा सा चेहरा बनाता है और बोलता है कि ठीक है, मैं समझ गया साहिल बंधु जी, आपका धन्यवाद मेरे लिए इतना परिश्रम करने के लिए। और साहिल बोलता है कि नवोत्तम जी, इसमें कहने की क्या बात है, और नवोत्तम को गले लगा लेता है। गले लगते हुए आनंद में नवोत्तम जैसे ही आंखें बंद करता है उस तक आस्था की आवाज़ पहुंच जाती है और वो बोलता है कि आस्था किसी अस्पताल में बुला रही है। साहिल बोलता है कि जाकर देखो फिर, तभी पता चलेगा ना। साइंटिस्ट कीटाणु मैन को ट्रेस करते हुए बर्फ़ वाली जगह पे पहुंच चुका होता है, पर उसे कीटाणु मैन वहाँ दिखाई नहीं दे रहा होता। जख्मी हालत में वो एनर्जी मीटर को ऑन करता है और बर्फ़ के चारों ओर चक्कर लगाने लगता है। फिर उसकी नज़र बाहर दिखाई दे रहे हरे रंग पे पड़ती है तो वो अंदर की तरफ देखने लगता है। अंदर कीटाणु मैन अपनी ताकत खोते खोते मरने ही वाला होता है और उसे इस तरह की सज़ा में मरता देख पहले तो साइंटिस्ट मज़ा लेता है नाच गा कर, फिर धमाका करके बर्फ़ पिघलाने के लिए
गैजेट्स फिक्स करने लगता है बर्फ़ में नाचते हुए ही। धमाका होते ही बर्फ़ का काफ़ी हिस्सा टूट जाता है, पर अभी भी कीटाणुमैन को निकालने के लिए एक और धमाके की ज़रूरत होती है। साइंटिस्ट माथे पे ज़ोर से हाथ मारता है और वहाँ से जाने लगता है। कीटाणुमैन को बर्फ़ में से उसकी तरफ देखते हुए कैमरा बंद हो जाता है।